हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग आपके साथ बीकॉम 5th सेम का इनकम टैक्स लॉ सब्जेक्ट। दोस्तों, इनकम टैक्स लॉ के ऊपर बहुत ज़्यादा आप लोगों की डिमांड आ रही थी कि दीदी जल्दी वीडियो लेके आओ, इसके प्रैक्टिकल्स कब करने हैं, थ्योरी कब करनी है। तो सब कुछ ऑल इन वन अपडेट आपको इस वीडियो में मैं देने वाली हूँ कि कब हम लोग इसके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं उनको लेके आएंगे, क्योंकि लास्ट ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और कब इसकी जो थ्योरी की अभी आप वीडियोज़ देखने वाले हो, इस वीडियो में बेसिकली हम लोग यूनिट 1 की थ्योरी के पिछले 5 सालों के एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं सभी आपको बताने वाले हैं, ठीक है। और वीडियो के अंदर ही ये आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा कि कब तक एक्चुअल में हम लोग प्रैक्टिकल्स के ऊपर वीडियो ले आएंगे, क्योंकि इस बार प्रैक्टिकल पे वीडियो ज़रूर आएगी। पूरी प्रिपरेशन हो चुकी है, बस क्या डिले आ रहा है वो मैं आपको वीडियो के अंदर बता दूंगी। सो आपको अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है डेफिनेटली, कि आपको पता चल जाएगा कि कब तक आप लोग उन वीडियोस को भी देख पाएंगे। फिलहाल हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे हमारे यूनिट 1 की थ्योरी के ऊपर। तो इनकम टैक्स लॉ के यूनिट 1 की थ्योरी इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। यूनिट 2 की वीडियो भी विद इन 1 और 2 डेज आपके लिए यहाँ पे मैं अवेलेबल करवा दूंगी। और गाइज, आपको मेरी इंस्टा की आईडी भी स्क्रीन पे दिख रही है, तो आप लोग इंस्टा पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको अपडेट किया जाता है, जैसे ही कोई न्यू वीडियो आती है या कोई न्यू अपडेट आता है तो वहाँ पे भी मैं स्टोरीज़ में अपडेट करती रहती हूँ कि क्या एक्चुअल में अपडेट है, ठीक है। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 तो गाइस, सबसे पहले देखिए चैप्टर 1 का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करने हैं हमने इंस्टेंसेस की इनकम जो है हमारी प्रीवियस ईयर की वो सेम ईयर में असेस होगी या नहीं होगी। तो गाइस, चैप्टर 1 से क्वेश्चन 2020 में 5 मार्क्स में आया है, और इससे पहले भी 5 या 7 मार्क्स का ही क्वेश्चन थ्योरी का चैप्टर 1 से आता है। इस क्वेश्चन के ऊपर मेरी ऑलरेडी एक वीडियो है, जिसका लिंक मैं नीचे चैप्टर 1 के लिख के साथ में लिंक पोस्ट कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आपको वीडियो का लिंक ईजिली मिल जाएगा। बात करते हैं चैप्टर 2 की, जो कि इम्पॉर्टेंट है, जिसका क्वेश्चन लास्ट ईयर एग्जाम्स में भी आया है, और इसका आंसर मैं आपके साथ इसी वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। कि क्वेश्चन क्या है, डिफाइन एग्रीकल्चर इनकम, हाउ इट इज़ ट्रीटेड फॉर इनकम टैक्स पर्पस। गाइज, ये क्वेश्चन 2023 और 2019 वाला 2023 में रिपीट हुआ है। 15 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम होता क्या है। एग्रीकल्चर इनकम इज़ द मनी दैट फार्मर्स, एग्रीकल्चर इनकम वो पैसे हैं जो फार्मर्स अर्न करते हैं उनकी फार्मिंग की एक्टिविटीज़ करके, यानी कि खेती बाड़ी करके, ठीक है। दिस इंक्लूड, इसके अंदर इनके वेरियस सोर्सेज होते हैं इनकम के, जिसके थ्रू ये लोग पैसे अर्न करते हैं, जैसे कि सेलिंग क्रॉप्स, जो उन्होंने फसल उगाई है उसको सेल करके, एनिमल्स को रेज करके, जैसे पशु पक्षी, गाय भैंस, इनको मतलब बकरियां जो होती हैं वो पशुओं को पालते हैं, फिर उनको आगे व्यापार करते हैं, जैसे दूध वगैरह आता है हमारा, ठीक है। उसके बाद थर्ड, रेंट आउट लैंड, जो खेती बाड़ी के लिए आगे कहते हैं ना, ज़मीन को किराए पे दे देते हैं और प्रोवाइड करते हैं सम एग्रीकल्चर सर्विसेज। तो यही सोर्सेज ऑफ इनकम हैं जिनके थ्रू फार्मर्स पैसे अर्न करते हैं, ठीक है। सो एसेंशियली इट कवर ऑल द फाइनेंशियल गेन्स, इसके अंदर इनके सारे फाइनेंशियल गेन्स कवर होते हैं दैट कम फ्रॉम वर्किंग ऑन द लैंड, जो आप मतलब ज़मीन पे काम करके जिनसे भी पैसे कमा रहे हो, सभी फाइनेंशियल गेन्स इसके अंदर हम लोग कवर करेंगे। सबको एग्रीकल्चर इनकम माना जाता है, जिससे भी आप चाहे उसको रेंट पे दे रहे हो, चाहे पशु पक्षी पाल रहे हो, चाहे आप उस पर खेती बाड़ी कर रहे हो, चाहे आप खाना उगा रहे हो, कुछ भी अगर आप उससे गेन कर रहे हो तो वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम है। अब एग्रीकल्चर इनकम के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। कंपोनेंट्स क्या है, इनकम फ्रॉम क्रॉप सेल। सबसे पहला कंपोनेंट क्या है कि जो आप क्रॉप क्या होता है, पहले तो फसलें, फसलों को बेच के जो आपकी कमाई होती है, पहला कंपोनेंट इनकम फ्रॉम क्रॉप सेल। दिस इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। ये प्राइमरी सोर्स है, मेनली जो फार्मर्स हैं वो अपनी फसलों को बेच के ही कमाई करते हैं। तो प्राइमरी सोर्स इनकम का क्या है इनका, कि फसलें बेचते हैं। फार्मर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ फसलों को उगाते हैं, लाइक ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, और उनको मार्केट में आगे सेल करते हैं। एग्जाम्पल दी गई है, इफ़ अ फार्मर ग्रो टमाटोज ऑन 10 एकड़ ऑफ लैंड, मतलब 10 एकड़ ज़मीन पे टमाटर्स को उगा रहे हैं अगर फार्मर्स, और उनको $15,000 इन अ सीजन सेल कर रहे हैं, तो जो $15,000 हैं वो उनकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी, जो उन्होंने फसलों को सेल करके, खेती मतलब क्रॉप्स को सेल करके अर्न की है, ठीक है। सेकंड इसका कंपोनेंट क्या है, फर्स्ट उन्होंने क्रॉप्स को सेल करके इनकम की। सेकंड कंपोनेंट क्या है, इनकम फ्रॉम लाइव स्टॉक। सेकंड कंपोनेंट क्या है, इनकम फ्रॉम लाइव स्टॉक। फार्मर्स ऑल्सो रेज एनिमल्स,
जैसे कि फॉर मीट, मिल्क, एग या अदर प्रोडक्ट्स, इन सभी के लिए वो एनिमल्स को मतलब पालते हैं, बड़ा करते हैं ताकि वो फ्यूचर में मीट, मिल्क, एग इन सब का काम कर पाएँ। तो ये भी तो कहीं से आता है ना, कई लोग हैं जो पशु पक्षियों को पालते हैं। सो द सेल ऑफ दीज प्रोडक्ट, ये भी जो सेल है, जैसे वो एनिमल्स को फार्मर्स जो हैं वो पालते हैं, बड़ा करते हैं फॉर सम बिजनेस पर्पसेस, तो ये भी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर इनकम में कंट्रीब्यूट करती है। कल को जब वो पशु पक्षी बड़े हो जाते हैं, उनसे दूध लिया जाता है, अंडे लिए जाते हैं, अदर प्रोडक्ट्स लिए जाते हैं, तो उनको सेल करके भी तो फार्मर्स कहीं ना कहीं कुछ अर्न कर रहे हैं। तो इन प्रोडक्ट्स भी, ये भी एग्रीकल्चर इनकम में कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसकी भी एग्जाम्पल दी गई है, अ फार्मर हु हैज़ 50 चिकन्स एंड सेल एग्स फॉर $2000 अ ईयर। $2000 में जो अंडे हैं, अगर उनके पास मुर्गियां हैं, चिकन है, 50 मुर्गियां हैं और वो $2000 में एग्स को सेल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो एग्रीकल्चर इनकम अर्न कर रहे हैं। और ये उनके एक लाइफ स्टॉक है, हर साल मुर्गियां अंडे देंगी और आगे वो उसको बेचेंगे। तो 2000 पर ईयर या ईयरली उनको जो रिसीव हो रहा है, दैट इज एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है। थर्ड कंपोनेंट क्या है, फॉरेस्ट्री इनकम। फॉरेस्ट्री इनकम क्या होती है, सम फार्मर्स ग्रो करते हैं ट्रीज को, पेड़ों को, एंड सेल टिम्बर और द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स विच ऑल्सो काउंट एज एग्रीकल्चर। कुछ फार्मर्स क्या है, पेड़ों को बड़ा करते हैं और आगे उनको फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एज अ बेचते हैं। जैसे कि एग्जांपल दी गई है यहाँ पे, इफ़ अ फार्मर सेल वुड, लकड़ी के बेच रहे हैं, फ्रॉम अ फॉरेस्ट एरिया फॉर $4000, तो जो मनी है फॉरेस्ट्री की फ्रॉम एग्रीकल्चर इनकम आ रही है जो उनको, तो इसको भी तो एग्रीकल्चर इनकम ट्रीट करेंगे, क्योंकि फार्मर्स कहीं ना कहीं ज़मीन का, लैंड का यूज़ करके कुछ ना कुछ तो मतलब कर रहे हैं, जो कि जिसको वो फ्यूचर में सेल कर रहे हैं। चाहे वो लाइफ स्टॉक हो, चाहे वो उन्होंने खेती बाड़ी की हो, चाहे उन्होंने आगे फॉरेस्ट के लिए पेड्स वगैरह उगाए हों। फोर्थ कंपोनेंट क्या है, रेंटल इनकम। हम अपनी ज़मीन को किराए पे भी तो चढ़ा सकते हैं, कोई और उस पर खेती बाड़ी कर सकता है, रेंटल इनकम आती है। फार्मर्स कैन अर्न मनी बाय रेंट आउट देयर लैंड, वो अपने लैंड को रेंट पे चढ़ा के भी इनकम अर्न कर सकते हैं। एग्जांपल यहाँ पे भी दी हुई है, एक फार्मर ने उसके 5 एकड़ लैंड को रेंट पे चढ़ा दिया, $500 अ ईयर उसको रेंट रिसीव हो रहा है। तो ये रेंटल इनकम भी तो एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट हुई ना, उसको $500 अ ईयर रिसीव हो रहे हैं, तो ये भी उसकी एग्रीकल्चर इनकम है। फिफ्थ कंपोनेंट क्या है, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर सर्विसेज। अब इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर सर्विसेज, इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, दिस इंक्लूड मनी अर्न बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज लाइक सॉइल टेस्टिंग, पेस्ट कंट्रोल, सेलिंग फार्मिंग इक्विपमेंट। सॉइल टेस्टिंग क्या होता है, मतलब फसलों की टेस्टिंग करना कि मिट्टी जो है वो उपजाऊ है, उसके ऊपर खेती की जा सकती है। सॉइल मिट्टी को बोलते हैं, उसकी टेस्टिंग करना कि उस पर खेती की जा सकती है। पेस्ट कंट्रोल करवाना, खेतों में पेस्ट कंट्रोल होता है। फार्मिंग की इक्विपमेंट्स होती हैं, जैसे वो क्या बोलते हैं उसको, भाला होता है जो एक, और मतलब सिंचाई के लिए जो इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं उनको सेल करना, फार्मिंग की सर्विसेज के लिए चीज़ों को, इक्विपमेंट्स को सेल करना। तो इन चीज़ों से भी कहीं ना कहीं तो जो है अर्निंग होती है। अगर हम कुछ भी सेल कर रहे हैं तो इन सर्विसेज के थ्रू भी अर्निंग होती है। एग्जांपल दिया गया है, एक फार्मर है जो ऑफर करता है कंसल्टिंग सर्विसेज टू न्यू फार्मर्स, जो नए फार्मर्स हैं उनको कंसल्टेंसी देता है कि ऐसे ऐसे आप खेती कर सकते हो, कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता है, और इसी से वो ईयरली $3000 अर्न कर रहा है। तो एडिशनल एग्रीकल्चर इनकम इसको बोल सकते हैं कि वो अपनी तो खेती कर ही रहा है, साथ साथ वो बाकी न्यू फार्मर्स को भी टीचिंग दे रहा है, उनको टेक्निक्स बता रहा है कि आप ऐसे खेती करो तो अच्छे पैसे अर्न कर पाओगे। ठीक है, तो इसको भी तो हम लोग एग्रीकल्चर इनकम में ऐड करेंगे ना, क्योंकि ये भी एक एग्रीकल्चर इनकम है। अब बात करते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम के, अभी तक हमने क्या देखे, कॉम्पोनेंट्स। अब बात करते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम की इंपॉर्टेंस क्या होती है। कहीं ना कहीं सपोर्टिंग लिवलीहुड्स, यानी कि एग्रीकल्चर इनकम एक क्रूशियल रोल प्ले करती है फार्मर्स के लिए। फार्मर्स की एक मेन इनकम का सोर्स ही एग्रीकल्चर है, उनकी फैमिलीज़ को एग्रीकल्चर के थ्रू ही पाला जा रहा है, उनकी रोटी कपड़ा मकान का खर्चा वो खेती बाड़ी से ही आ रहा है। यही पैसे उनको मदद करते हैं कि वो अपने लिए खाने को फूड बाय कर पाएँ, एजुकेशन के लिए पे कर पाएँ, अपने डेली के खर्चे पूरे कर पाएँ। तो सपोर्टिव लिवलीहुड फर्स्ट इसकी एडवांटेज है कि फार्मर्स के ज़िंदगी जीने का एक कह सकते हैं मेन पहलू है ये। सेकंड, कहीं ना कहीं हमारी इकॉनमी को ये बूस्ट करती है जब फार्मर्स मनी अर्न करते हैं और दे स्पेंड इन देयर कम्युनिटीज़ विच हेल्प, जो कि लोकल बिजनेसेस को और हमारी इकॉनमी को बूस्ट करने में कहीं ना कहीं मदद करते हैं। थर्ड,
इंश्योर करते हैं कि फूड की सिक्योरिटी। जब तक फार्मर्स हैं दुनिया में कोई भी भूखा नहीं सोएगा, क्योंकि फार्मर्स क्या करते हैं, खेती बाड़ी से क्या होता है, हमारे खाने के लिए हमारे 3 टाइम की रोटी आती है, ठीक है ना। जब तक व्हेन फार्मर्स हैव अ स्टेबल इनकम, जब तक फार्मर्स के पास स्टेबल इनकम है तो वो कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे, अच्छे बीज लाएंगे, अच्छी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेंगे, अच्छी फार्मिंग प्रैक्टिसेस करेंगे, जिससे क्या होगा, दिस लीड्स टू हायर प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होगी और फूड सप्लाई सब तक रिलायबल फूड, सब मतलब दुनिया के हर कोने में रिलायबल फूड पहुंच पाएगा। बट इफ़ फार्मर्स स्टे, अगर फार्मर्स ही लॉसेज में जाएंगे, उनके पास ही उनके किए कराए का मतलब उनको एक्चुअल पे ही नहीं मिलेगा, तो डेफिनेटली वो इनकरेज तो नहीं होंगे कि फ्यूचर में उनको और कह सकते हैं कि फार्मिंग करनी है, एग्रीकल्चर के काम करने हैं, डेफिनेटली वो नहीं करेंगे, उनको भी तो अपनी फैमिली को ग्रो करना है ना। तो कहीं ना कहीं फार्मर्स इंश्योर करते हैं कि कोई भूखा नहीं सोएगा, फूड की सिक्योरिटी मिलती है हमें कि खाना मिलता रहेगा और वो अच्छी चीज़ों में इन्वेस्ट करते रहेंगे। फोर्थ इंपॉर्टेंस क्या है, इंकरेज करते हैं रूरल डेवलपमेंट्स को। इंक्रीज्ड एग्रीकल्चर इनकम कैन लीड टू बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, कि बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर आता है रूरल एरियाज़ में, जैसे कि सड़कें, स्कूल, हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़, कहीं ना कहीं रूरल डेवलपमेंट्स को इनकरेज यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर उनका बेटर करने में मदद करता है। क्योंकि जैसे जैसे फार्मिंग एक्टिविटीज़ डेवलप होंगी, न्यू न्यू टेक्निक्स आएंगी, अच्छे खासे रोड्स बनाए जाएंगे, सरकारें उनकी तरफ फोकस्ड होंगी, एग्रीकल्चर की तरफ, ऑब्वियस है, ठीक है। अब एग्रीकल्चर इनकम को कमाने में या उनमें कुछ चैलेंजेस भी आते हैं। आप सबको पता है खेती बाड़ी करना आसान नहीं है, मौसम के हाल, फसलें बर्बाद हो जाती हैं, कभी कीड़ा लग जाता है, कभी बारिश आ जाती है, कुछ ना कुछ हो जाता है। तो सबसे पहला चैलेंज क्या आता है उनको कि वेदर की कंडीशन क्या है। अनप्रिडिक्टेबल वेदर लाइक ड्रॉट, फ्लड कैन ग्रेटली अफेक्ट क्रॉप यील्ड, यानी कि जो फ्लड कह सकते हो आप, जो पानी का बहाव आता है, या वो कहीं ना कहीं हमारी फसलों को ख़राब कर देते हैं, फार्मर्स की जो कमाई है, इनकम है, उसको कम कर देते हैं। क्योंकि मोस्टली फार्मर्स किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, फसलों के ऊपर। और जब फसलें ही बाढ़ में बह गई या बारिश आ गई, कुछ ख़राब हो गई, तो फार्मर्स की इनकम का क्या सोर्स है। कुछ फार्मर्स तो ऐसे हैं जो सिर्फ खेती पे ही डिपेंड करते हैं, तो जब फसलें ही ख़राब हो गई तो उनके घर का खर्चा तो बिल्कुल ख़त्म है ना, कैसे चलेगा। सबसे पहला चैलेंज मार्केट, वेदर की कंडीशन। सेकंड है मार्केट का प्राइस फ्लक्चुएट, मार्केट में जो फसलों के भाव हैं, प्राइस है, वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं। और एंड लाइफ स्टॉक कैन लीड टू अनप्रिडिक्टेबल इनकम, और ऑब्वियस है जो किसान है उनकी जो कमाई होगी ये अनप्रिडिक्टेबल है, कभी ज़्यादा हो सकती है, कभी बिल्कुल ही कम हो सकती है। क्योंकि मार्केट में जो फसलों के भाव हैं वो किसी को नहीं पता कि क्या होंगे, फ्लक्चुएट होते रहते हैं, और वो भी तगड़े लेवल पे। ये नहीं हम बोल सकते कि बिल्कुल माइनर सा चेंज आएगा, तगड़े लेवल पे अप्स एंड डाउन्स होते हैं। और ये चीज़ फार्मर्स की मेहनत को बहुत हद तक ख़राब कर देती है। जब मार्केट के प्राइस एकदम से नीचे आ जाते हैं ना, तो इतनी मेहनत का उनको सिर्फ इतना सा भाव दिया जाता है। सो इफ़ प्राइस ड्रॉप, देखो अगला पॉइंट क्या लिखा है, अगर प्राइस ड्रॉप हो जाते हैं तो फार्मर्स को कहीं ना कहीं मुनाफा कमाने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है। एक्चुअल उनकी जो उन्होंने जितने पैसे लगाए हैं उनको उतने तक भी कई बार रिसीव नहीं होते, ठीक है। मार्केट की स्ट्रेटजी या कह सकते हो मार्केट का प्राइस लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चैलेंजेस आते हैं। थर्ड, पेस्ट और डिसीज, कीड़ा लग जाता है फसलों को, तो इन्फेस्टेशन और डिसीजेज कहीं ना कहीं हमारी फसलों को हार्म करते हैं। कई बार फसलों में, हमारे खेतों में जानवर घुस आते हैं कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें, पेस्ट और डिसीजेज, हमारे किसानों की एग्रीकल्चर इनकम को कम करते हैं, उस पर असर डालते हैं। उसके लिए एक बड़ा चैलेंज है कि उन्होंने इन सब चीज़ों से अपनी फसलों को बचा के रखना है। फोर्थ चैलेंज क्या आता है, एक्सेस टू रिसोर्सेज। बहुत सारे किसानों के पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी ही नहीं है, मॉडर्न फार्मिंग के टूल्स ही नहीं है, अच्छी फसलें, जो कह सकते हो आप, अच्छे बीज, मार्केट में अच्छी चीज़ें, फाइनेंशियल सपोर्ट, कुछ भी उनको नहीं मिल पाता। कुछ फार्मर्स के लिंक्स होते हैं उनको मिल जाती हैं, बट कुछ जो फार्मर्स है सीधे साधे भोले भाले हैं, उनको नहीं पता कौन सी चीज़ लेनी है, और मार्केट में उनको ठगा भी जाता है। तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली लिमिटेड एक्सेस ऑफ फार्मिंग टूल्स हैं, सीड्स की कमी, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलती फार्मर्स को, तो कहीं ना कहीं ये भी उनकी इनकम को इंक्रीज करने में एक रुकावट का काम करते हैं कि उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। अब बात करते हैं कि जो एग्रीकल्चर इनकम है, इसका इनकम टैक्स में
क्या ट्रीटमेंट होता है, क्या एग्रीकल्चर को टैक्सेबल माना जाता है या एग्रीकल्चर को इनकम को एग्जम्प्ट कर दिया जाता है कि उसके ऊपर टैक्स अप्लाई नहीं किया जाएगा। द ट्रीटमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम फॉर टैक्स पर्पस ये वेरी करती है कंट्रीज़ के ऊपर। हियर्स वी विल फोकस प्राइमरी ऑन इंडिया, तो यहाँ पे हम तो मेन फोकस करेंगे कि इंडिया के ऊपर क्या है। सो इंडिया में इसके ऊपर एग्जम्पशन है टैक्स के ऊपर, यानी कि टैक्स इम्प्लीकेशन नहीं होता है। मैनी कंट्रीज एग्रीकल्चर इनकम इज ऑफ्टन एग्जम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स, कि ये एग्जम्प्ट है। दिस मीन दैट फार्मर्स डू नॉट हैव टू पे टैक्सेस ऑन द मनी, कि फार्मर्स को जो भी उन्होंने कमाई की उसके ऊपर टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी उन्होंने फार्मिंग एक्टिविटीज से अर्निंग की। दिस टैक्स एग्जम्पशन कहीं ना कहीं ये टैक्स एग्जम्पशन क्या करता है, ये टैक्स एग्जम्पशन फार्मर्स को सपोर्ट करता है, सपोर्ट फार्मर्स, उनको इनकरेज करता है कि आप और एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी करो और खेती बाड़ी करो, आपके ऊपर कोई टैक्स अप्लाई नहीं होगा। टैक्स की एग्जम्पशन दी गई है एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर। डेफिनेशन क्राइटेरिया है, यहाँ पे बताया गया है कि एग्रीकल्चर इनकम में कैसे एग्जम्प्ट होती है। टू क्वालिफाई एज एग्रीकल्चर इनकम एंड बी एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स द इनकम मस्ट कम फ्रॉम एक्टिविटी डायरेक्टली। जो इनकम एग्जम्प्ट कौन सी होगी, डेफिनेशन क्राइटेरिया में ये समझ लो कि कौन सी एग्रीकल्चर इनकम जो अकॉर्डिंग टू टैक्स स्लैब एग्जम्प्ट की जाएगी वो कौन सी हैं। ठीक है, जो डायरेक्टली थ्रू एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, डायरेक्टली थ्रू एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ आपको इनकम रिसीव हो रही है, ओनली वही इनकम एग्जम्प्ट होगी। जिसके अंदर क्या क्या आता है, अगर आप फसलों को उगाकर कोई इनकम अर्न कर रहे हो तो वो एग्जम्प्ट है। अगर आप लाइव स्टॉक से, यानी कि वो जो पशु पक्षियों को बड़ा करके कर रहे हो उससे कोई अर्निंग कर रहे हो वो भी एग्जम्प्ट है। अगर आप कोई फॉरेस्ट्री पेड़ उगा के उससे कर रहे हो तो वो भी एग्जम्प्ट है। और अगर फोर्थ आप कोई रेंट पे लैंड दे के उससे इनकम कर रहे हो तो वो भी एग्जम्प्ट है। इन दिस 4 सिचुएशंस, अगर इन 4 सिचुएशंस के अंदर आप एग्रीकल्चर के थ्रू इनकम अर्न कर रहे हो तो उसके ऊपर आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। बट अगर इसके अलावा कहीं से इनकम आ रही है तो उसके ऊपर आपको, चाहे वो एग्रीकल्चर है, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। या जैसे कि यहाँ पे देखो अब आगे बात, नॉन एग्रीकल्चर इनकम, जिसको हम नॉन एग्रीकल्चर इनकम ट्रीट करेंगे। इफ़ अ फार्मर, अगर एक फार्मर ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है दैट आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है, जैसे कि ट्रेडिंग, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स को ट्रेड करना, जैसे कि मैंने आपको बताया था इक्विपमेंट्स वगैरह को सेल करना, ठीक है, तो ये एक बिजनेस है, ये एक नॉन एग्रीकल्चर बिजनेस है जिसको वो रन कर रहा है। तो ये इनकम टोटली टैक्सेबल है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स लैब, इसके ऊपर टैक्स लगेगा। अगर आप कोई बिजनेस रन कर रहे हो, आप एक ट्रेडिंग बिजनेस चला रहे हो, ट्रेडिंग का मतलब कर रहे हो, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हो, जैसे आप बीज बेच रहे हो, एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट्स को बेच रहे हो, तो ये एक व्यापार है, ट्रेड है, ठीक है, तो ये नॉन एग्रीकल्चर बिजनेस माना जाता है। तो इसके ऊपर आपको जो भी अर्निंग्स हो रही हैं वो टैक्सेबल हैं, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स। आपको चाहे आपकी इनकम टैक्स, मतलब इनकम टैक्स में एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगता, एग्जम्प्ट है, फिर भी आपको जो आपकी रिटर्न, जो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न है उसको फाइल करना होगा, क्योंकि गवर्नमेंट को ये रिकॉर्ड चाहिए कि कितने फार्मर्स ये कर रहे हैं। इवन इफ एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जम्प्ट, फार्मर में स्टिल नीड टू फाइल टैक्स रिटर्न, ताकि वो डिक्लेयर करें कि उनकी कितनी इनकम है। तो ये कहीं ना कहीं टैक्स अथॉरिटीज़ को हेल्प करेगी ट्रैक करने में उनकी इनकम, और कहीं ना कहीं इंश्योर करेगी कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको टैक्स रिटर्न ज़रूर फाइल करनी है, चाहे आपके ऊपर इनकम के ऊपर टैक्स अप्लाई हो चाहे वो ना हो, बट रिटर्न फाइल करनी मस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इनकम कैलकुलेशंस। फार्मर्स शुड मेंटेन डिटेल रिकॉर्ड ऑफ देयर इनकम। फार्मर्स को उनकी इनकम के ऊपर एक डिटेल रिकॉर्ड तैयार करके रखना चाहिए कि क्या उनकी इनकम्स हो रही हैं, कहाँ कहाँ से उनको इनकम आ रही है, कहाँ कहाँ उनके खर्चे हो रहे हैं। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप इसमें को इंक्लूड कर सकते हो, जैसे आपके बीज के कितने खर्चा आया, फर्टिलाइज़र में कितना खर्चा लगा, इक्विपमेंट्स खरीदने में कितने पैसे लगे, कितनी लेबर लगी। तो आप सभी खर्चों को ऐड करके एक एक्यूरेट रिकॉर्ड तैयार करेंगे, जिसमें आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को बेटर वे में समझा जाएगा, और टैक्स रिपोर्टिंग पर्पस में कहीं ना कहीं वो आपके काम आएगी। आपको पता चल जाएगा कि आप टैक्स की एग्जम्पशन लिमिट के अंदर अंदर ही काम कर रहे हो, ठीक है। एग्जाम्पल्स,
टैक्स ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे एग्जांपल दी गई है। लेट्स कंसीडर एक फार्मर है जिसका नेम है राज, जो कि एग्रीकल्चर इनकम अर्न करता है वेरियस सोर्सेज से। पहली इनकम उसकी आती है क्रॉप्स को सेल करके। तो राज सेल करता है वीट, आटा, $30,000 का, ठीक है। सेकंड, वो लाइव स्टॉक से इनकम अर्न करता है, वो मिल्क सेल करता है, जो भी उसकी काउ से है, $10,000 का वो मिल्क सेल करता है। उसने थर्ड नंबर पे एक प्लॉट है जो रेंट पे दे रखा है 5 एकड़ का, उससे $1,000 ईयर उसको इनकम आती है। तो अब उसने 3 चीज़ों से इनकम अर्न की, क्रॉप्स को सेल करके, लाइव स्टॉक और रेंटल इनकम। 3 चीज़ों से आई, तीनों ही एग्रीकल्चर के अंदर एग्जम्प्ट हैं। एग्जम्प्ट की हमने डेफिनेशन देखी थी कि कौन कौन सी चीज़ों से एग्जम्प्ट है। तो ये तीनों ही इनकम्स उसकी एग्जम्प्टेड में आ जाती हैं। जो टोटल एग्रीकल्चर इनकम, क्रॉप्स, लाइव स्टॉक और रेंट, तीनों को ऐड करके $41,000 बन गए। सिंस राज टोटल एग्रीकल्चर इनकम, जो टोटल एग्रीकल्चर इनकम है वो फार्मिंग एक्टिविटीज से आ रही है, सो ये जो इंटायर अमाउंट है ये एग्जम्प्ट है। बट अगर इनमें से एक भी इनकम होती जो उसकी इक्विपमेंट को सेल करके आ रही होती, तो फिर वहाँ पे वो टैक्सेबल हो जाती, ठीक है। क्योंकि ये सारी की सारी इनकम्स जो अभी तक हमने देखी तीनों, ये फार्मिंग एक्टिविटीज से आ रही हैं, इसी वजह से पूरा अमाउंट एग्जम्प्ट है। राज डज नॉट हैव टू पे एनी टैक्स ऑन हिज इनकम। बट यहाँ पे आगे वही बताया हुआ है, इफ़ अगर राज एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करता है सेलिंग फार्मिंग टूल्स और उससे वो $5,000 अर्न करता है, तो इस इनकम को हम लोग एग्रीकल्चर इनकम ट्रीट नहीं करेंगे, इसके ऊपर उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। ही वुड नीड टू रिपोर्ट, वो अपनी टोटल इनकम $46,000 बताएगा और उसमें से 5,000 के ऊपर वो टैक्स भी पे करेगा, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक लिखा हुआ है जो मैं आपको बता रही हूँ। अब यहाँ पे क्वेश्चन की कंक्लूजन दी गई है जो आप लोग रीड आउट करेंगे, बहुत इजी है। सेकंड क्वेश्चन जो कि एग्जाम में 2020 और 2021 में आ रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम इन टोटल इनकम विद हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल। इंटीग्रेशन क्या होता है पहले ये बताओ। एग्रीकल्चर इनकम तो हमने अभी तक ऊपर इतना पढ़ लिया कि फार्मिंग एक्टिविटीज से जो भी इनकम आएगी वो एग्रीकल्चर इनकम है। इंटीग्रेशन में क्या आता है भाई? इंटीग्रेशन बिल्कुल बेसिक है, ध्यान से समझोगे क्वेश्चन समझ आ जाएगा। पहले यहाँ पे सिंपल बताया गया कि एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, अब मैं दोबारा ये रिपीट नहीं करूँगी, हमने ऊपर इतना पढ़ा, ठीक है। अब एग्रीकल्चर इनकम में आपको यहाँ पे टोटल इनकम के बारे में बताया गया। एग्रीकल्चर इनकम में मैंने आपको बताया टोटल इनकम में क्या क्या होता है, फ्रॉम जो भी उसकी रेंटल इनकम हो रही है, जो भी वो क्रॉप्स को सेल कर रहा है, लाइव स्टॉक से आ रही, तो ये सारी उसकी टोटल इनकम आ जाएगी। टोटल इनकम इज द सम ऑफ ऑल अर्निंग अ पर्सन और अ हाउस होल्ड मेक। इसके अंदर उसकी सैलरी फ्रॉम जॉब, बिजनेस प्रॉफिट, रेंटल इनकम, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग, एनी सोर्स ऑफ अदर इनकम, सब कुछ ऐड करते हैं हम लोग टोटल इनकम में। उसमें से जो एग्रीकल्चर की नहीं होगी उसके ऊपर टैक्स लगेगा, जो एग्रीकल्चर इनकम होगी वो एग्जम्प्ट हो जाएगी, ठीक है। फॉर फार्मर्स और थूज इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर, उनकी टोटल इनकम विल ऑल्सो इंक्लूड इन देयर एग्रीकल्चर इनकम। जो भी उनकी एक्स्ट्रा इनकम्स होंगी वो भी टोटल इनकम में उनकी ऐड करेंगे। इंपॉर्टेंस क्या है इंटीग्रेशन एग्रीकल्चर इनकम की? इंटीग्रेशन एग्रीकल्चर इनकम इनटू टोटल इनकम इज एसेंशियल फॉर सेवरल रीजन। फर्स्टली जो एग्रीकल्चर की टोटल इनकम है, इंटीग्रेशन यानी कि टोटल इनकम है, ये हमें एक हॉलिस्टिक व्यू दे देती है कि फार्मर की फाइनेंशियल पोजीशन सिचुएशन क्या है। इंटीग्रेशन यानी कि टोटल इनकम, अब मैं बार बार नहीं बताऊंगी, इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, टोटल इनकम जिसमें एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर दोनों इनकम्स आएंगी। ये होलिस्टिक व्यू दे देती है, हमें एक पिक्चर बता देती है कि क्या उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन है। सेकेंड, पॉलिसी मेकिंग में मदद करती है। गवर्नमेंट कैन मेक बेटर पॉलिसीज टू सपोर्ट फार्मर्स। जब उनको उनके टोटल इनकम के बारे में पता होगा तभी तो उसके अकॉर्डिंग पॉलिसीज तैयार होंगी। थर्ड, फाइनेंशियल प्लानिंग में कहीं ना कहीं मदद करेगी। अगर हमें फार्मर्स की टोटल इनकम का आइडिया है तो हम उनके लिए बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग्स कर पाएंगे। उनकी नीड्स, उनके फ्यूचर में उनको क्या चाहिए सबका ध्यान रख के ही अकॉर्डिंग टू उसके कर चल पाएंगे। हाउ टू इंटीग्रेट एग्रीकल्चर इनकम? टू अंडरस्टैंड हाउ टू इंटीग्रेट एग्रीकल्चर इनकम इनटू टोटल इनकम, पहले तो एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल का यहाँ पे यूज़ किया गया है। जस्ट एग्जाम्पल, शर्मा फैमिली है। Let's consider the Sharma family who live in a rural area. They engage in farming and also have a small shop in the village. वो फार्मिंग एक्टिविटीज़ में तो इन्वॉल्व हैं बट उनकी एक छोटी सी दुकान भी है उनके गांव में। एग्रीकल्चर इनकम, शर्मा फैमिली जो है ग्रो करती है वीट,
राइस और वेजिटेबल्स। इन अ गुड ईयर दे अर्न, वीट से उनको $2000 आ रहे हैं, राइस से 1500, वेजिटेबल सेल करके 800। टोटल उनकी एग्रीकल्चर इनकम कितनी हो गई? $4300। नॉन एग्रीकल्चर इनकम कहाँ से आ रही है? जो उनकी एक छोटी सी दुकान उनके गांव में है, वो उनकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। द फैमिली रन्स अ स्मॉल ग्रोसरी स्टोर, उनकी शॉप से उनको $3000 आ रहा है, जिसके उसको इंटरेस्ट भी रिसीव हो रहा है। उन्होंने कुछ सेविंग्स कर रखी हैं जिससे उनको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, इंटरेस्ट की इनकम है $200। तो नॉन एग्रीकल्चर इनकम कितनी हो गई? $3200। तो टोटल इनकम जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, टोटल एग्रीकल्चर इनकम प्लस टोटल नॉन एग्रीकल्चर इनकम, तो टोटल इनकम उसकी हो गई $7500, विच इज़ इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर इनकम, टोटल एग्रीकल्चर इनकम। एनालाइज किया हमने टोटल इनकम का बाय इंटीग्रेटिंग एग्रीकल्चर इनकम इनटू देयर टोटल इनकम। शर्मा फैमिली का क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है। अब वो इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं कि उनकी क्या स्पेंडिंग्स होगी, कितनी वो सेविंग करेंगे, कितने वो इन्वेस्ट करेंगे। अब उनको पता है कि उनके पास $7500 हैं, जो कि उनको अलाउ करता है कि उन्होंने इतने खर्चे एजुकेशन पे करने हैं, इतने हेल्थ केयर पे करने हैं, इतने से घर की ज़रूरतें पूरी करनी है। अब जो एग्रीकल्चर इनकम है उसका क्या रोल है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में? कहीं ना कहीं इनकम डिवर्सिफिकेशन रिलाई ऑन बोथ एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर इनकम। अब जो एग्रीकल्चर इनकम है उसका इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में क्या रोल है? सबसे फर्स्ट रोल है कि इनकम डिवर्सिफिकेशन में मदद करती है, यानी कि जो फैमिलीज़ हैं वो रिलाई कर सकती हैं बोथ इनकम्स के ऊपर, उनकी एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर दोनों इनकम्स के ऊपर। कहीं ना कहीं ये रिस्क को मैनेज करने में फैमिलीज़ की मदद करती हैं। अगर उनके क्रॉप्स, फसलों का भाव नीचे आ जाता है तो शॉप की पैसों से कहीं ना कहीं वो अपने खर्चे पूरे कर सकते हैं। सेकंड, कम्युनिटी सपोर्ट होती है व्हेन फार्मर्स हैव इंटीग्रेटेड इनकम्स। जब फार्मर्स के पास मल्टीपल इंटीग्रेटेड इनकम्स होती हैं, दे हैव कंट्रीब्यूट मोर टू लोकल इकोनॉमी, तो वो कहीं ना कहीं लोकल इकोनॉमी में मोर कंट्रीब्यूट करते हैं, सपोर्टिव बिजनेस में जाते हैं, क्रिएटिव जॉब्स में देखते हैं, तो कम्युनिटी सपोर्ट मिल जाती है कहीं ना कहीं। थर्ड, रिसाइलेंस टू इकोनॉमिक चेंजेस। Diverse different income source means families can withstand economic shock better। यानी कि एग्जांपल दी गई है, इफ़ देयर इज अ ड्रोट अफेक्टिंग क्रॉप यील्ड, अगर उनकी खेती बाड़ी को कुछ इफेक्ट कर रहा है, द शर्मा फैमिली कैन स्टिल रिलाई ऑन देयर शॉप इनकम, कि जो उनकी दुकान की कमाई है वो उससे अभी भी अपने खर्चे चला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड का मतलब अब आपको आके एग्जैक्ट क्लियर हो चुका होगा कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर इनकम, डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम। अब आपको टोटल इनकम में कैसे आती है, इनकम्स कहाँ से आती है, अब आपको क्लियर है। टोटल इनकम जो हो गया ना, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, इंटीग्रेटेड मीन्स टोटल इनकम, यानी कि डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम से जो भी आपको इनकम आ रही है उसको ऐड ऑन करोगे। इंटीग्रेट ओनली एग्रीकल्चर इनकम नहीं बोलते हैं उसको, सभी इनकम्स को ऐड करने के बाद जो इनकम बनती है उसको इंटीग्रेटेड बोलते हैं। आपको एक ओवरऑल व्यू होता है, आपकी डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम होती है, जिसके बाद आप एग्रीकल्चर के अलावा भी अदर इनकम पे डिपेंड कर सकते हो अपने डेली रूटीन के खर्चों के लिए। अब इंटीग्रेशन में आपको चैलेंजेस क्या आते हैं? चैलेंजेस तो डेफिनेटली आएंगे, अगर आपको बेनिफिट है तो फर्स्टली चैलेंज आता है, आपको रिकॉर्ड बना के रखना होता है। मैनी फार्मर्स में नॉट मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ देयर इनकम, तो ऑब्वियस है उनको टोटल इनकम कैलकुलेट करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आती होगी कि एक्चुअल में हमारी कमाई हो कितनी रही है। उन्हें खुद ही नहीं पता होता कि वो कितना कमा रहे हैं और कितना खर्च रहे हैं, उनके खर्चे उनकी कमाई से ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने में दिक्कत आती है। सेकंड, सीजनैलिटी, एग्रीकल्चर इनकम जो है वो फ्लक्चुएट करती रहती है सीजन्स के बेस पे, सो ये कहीं ना कहीं अनप्रिडिक्टेबल है। बट अगर वो रिकॉर्ड्स बना के रखेंगे, उन्हें पता होगा कि इस महीने में हमारी कमाई कम हो जाती है, तो वो उसी अकॉर्डिंग अपने खर्चे भी मैनेज कर सकते हैं। थर्ड चैलेंज आता है मार्केट प्राइस, विच इज़ ऑब्वियसली फ्लक्चुएट करता रहता है, इम्पैक्ट करता है कहीं ना कहीं उनकी एग्रीकल्चर इनकम को, कॉम्प्लिकेट बना देता है उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग्स को। यहाँ पे अब क्वेश्चन की कंक्लूजन दी गई है। आई होप आपको ये क्लैरिटी है कि इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर इनकम क्या होगी। टोटल ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, जो भी आपको डिफरेंट सोर्स से आपको इनकम अर्न हो रही है उसको टोटल अप करेंगे, चाहे वो एग्रीकल्चर है चाहे वो नॉन एग्रीकल्चर है, जिससे आपको एक ओवरऑल व्यू मिल जाएगा कि आपके कितने पैसे आ रहे हैं, कहाँ से आप पैसे कमा रहे हैं, किस सीज़न में आप कम पैसे कमा रहे हैं, कितने आप खर्चे कर रहे हैं, ओवरऑल आपको वो बताएगा। अब बात करते हैं हमारे चैप्टर 3 की। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। इस चैप्टर में से हर साल
एक नया क्वेश्चन पेपर में आता है कि भाई बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर साल ना इसमें से एक क्वेश्चन डालते हैं जो कि इतना बोल्ड करके डालते हैं कि आप देखोगे ना 4 क्वेश्चन हैं इसके, पिछले 4 सालों में हर साल में एक क्वेश्चन आया और चारों के चारों डिफरेंट है। बट आप कंफ्यूज हो कि इसमें लिखना क्या है। और अगर मैं अपनी नज़रिए से बताऊं, चारों का आंसर एक ही है, चारों क्वेश्चंस का आंसर एक ही है। बट क्वेश्चन जब रीड करोगे आप बोलोगे भाई यार दीदी ये तो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस है चारों। फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ वुड यू डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस, कि कैसे आप एक रेजिडेंशियल स्टेटस को डिटरमाइन कर सकती हैं इंडिविजुअल के अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। ये क्वेश्चन 2023 में 5 मार्क्स में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंसिडेंस ऑफ टैक्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5, इसमें भी आपने रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में ही बताना है और रेजिडेंशियल स्टेटस के कंसेप्ट और उसकी एप्लीकेबिलिटी के बारे में बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है 2021 में 15 मार्क्स में आया था। अब जो थर्ड क्वेश्चन है उसको रीड करने के बाद आपको ऐसे लगेगा कि ये क्वेश्चन बिल्कुल ही डिफरेंट है। जैसे क्वेश्चन देखो क्या है, हाउ डज द टैक्स लायबिलिटी ऑफ अ नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट person different from a resident and ordinary resident person under the income tax act। बट जब आप इस कंसेप्ट को समझ लोगे कि रेजिडेंशियल स्टेटस के ही ये सब पॉइंट्स हैं, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट पर्सन और ऑर्डिनरी रेजिडेंट पर्सन, तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या लिखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय रेजिडेंशियल स्टेटस और उसके प्रोविजंस क्या है। तो ये चारों क्वेश्चंस पिछले 4 सालों में एग्जाम्स में आए हैं, उन चारों का आंसर एक ही है, जिसका लिंक मैं नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो आफ्टर दिस वीडियो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जाके ज़रूर देखें। अब एक क्वेश्चन एग्जाम्स में पिछले साल आया था, व्हाट डू यू मीन बाय असेसी और हाउ वी कैन कंप्यूट रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन अदर देन इंडिविजुअल। अब आप बोलोगे ये भी तो रेजिडेंशियल स्टेटस है, इसमें क्या अलग है। ऊपर वाले जितने भी क्वेश्चंस थे उनमें इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने की बात हो रही थी। इस क्वेश्चन में अदर देन इंडिविजुअल बात करनी है, इंडिविजुअल की बात करनी ही नहीं है। अदर देन इंडिविजुअल को छोड़ के जो बाकी के चीज़ें हैं उनका रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखो, पहले आप डिफाइन कर दोगे असेसी कौन है। असेसी एक वो पर्सन या वो एंटिटी है जो टैक्स पे करने के लिए लायबल है। इस टर्म के अंदर कोई भी हो सकता है, कोई इंडिविजुअल, कोई कंपनी, कोई फर्म या कोई अदर एंटिटी जिसके ऊपर टैक्स लग सकता है। सिंपल टर्म्स में अगर आप पैसे कमाते हो तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपको टैक्स पे करना है, तो आपको असेसी माना जाएगा, फिर चाहे वो कोई भी है। अब असेसी के टाइप्स क्या हैं, सबसे पहले इसमें आता है इंडिविजुअल असेसी, यानी कि एक सिंगल पर्सन जो सैलरी अर्न करता है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो वो इंडिविजुअल असेसी है। इस क्वेश्चन में हमने अदर देन इंडिविजुअल बात करनी है, बट इस क्वेश्चन के टाइप्स का एक पॉइंट इंडिविजुअल असेसी है, बट बाकी क्वेश्चन में इसकी बात नहीं करेंगे। सेकंड टाइप क्या है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अ फैमिली यूनिट दैट कैन बी टैक्स सेपरेटली, जिसके ऊपर सेपरेटली टैक्स चार्ज होता है। दोस्तों टाइप्स ऑफ असेसी में थर्ड क्या है, कंपनी। कंपनी की एक लीगल अपनी आइडेंटिटी होती है जो कि अंडर द कंपनीज एक्ट वो रजिस्टर होती है। फोर्थ है फर्म, अ पार्टनरशिप फर्म जिसके मतलब खुद की टैक्स की लायबिलिटी होती है। एसोसिएटेड ऑफ पर्संस, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो कि ग्रुप में एक काम करते हैं। ठीक है, कॉमन पर्पस के लिए एसोसिएटेड ऑफ पर्पस बोलते हैं उनको। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि ये भी एसोसिएटेड ऑफ पर्संस की तरह ही होता है, बट यूजुअली रेफर्स टू नॉन कमर्शियल ग्रुप्स होते हैं, ये कमर्शियल ग्रुप्स नहीं होते हैं। अब इंपॉर्टेंस क्या है असेसिंग रेजिडेंशियल स्टेटस के, डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन असेसी इज क्रूशियल फॉर टैक्स पर्पस। ये टैक्स पर्पस के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमने उसका रेजिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करना है। द रेजिडेंशियल स्टेटस अफेक्ट करता है द स्कोप ऑफ इनकम, की क्या उनकी इनकम का स्कोप है, एलिजिबिलिटी, कितनी डिडक्शंस उनके लिए एप्लीकेबल है, कितनी एलिजिबल है, द एप्लीकेशन ऑफ टैक्स रेट, कितना टैक्स रेट अप्लाई होना है। ठीक है, रेजिडेंशियल स्टेटस बहुत ज़रूरी है। की कंपोनेंट्स क्या है रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए, रेजिडेंट, इंडिविजुअल और एंटिटी को कब रेजिडेंट कंसीडर किया जाता है, इफ़ दे मीट स्पेसिफिक क्राइटेरिया, अगर वो स्पेसिफिक क्राइटेरिया को मीट करते हैं, विच यूजुअली इन्वॉल्व देयर फिजिकल प्रेजेंस इन द कंट्री, जो उनकी फिजिकल प्रेजेंस को प्रेजेंट करते हैं वही एक्चुअल में रेजिडेंट माने जाते हैं। नॉन रेजिडेंट कौन होते हैं, व्हेन एन असेसी हु डज नॉट मीट द रेजिडेंसी क्राइटेरिया,
जो रेजिडेंसी के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है वो है नॉन रेजिडेंट। और रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कौन होते हैं? दिस कैटेगरी अप्लाई टू थूज हु मे हैव बीन रेजिडेंट, जो पहले इंडिया के रेजिडेंट थे बट पास्ट में थे, अब वो रेजिडेंसी को कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, अनफिल कर रहे हैं, जो भी करंट कंट्री की रेजिडेंशियल कंडीशन थी उनको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो कैसे हम लोग इन एंटिटीज़ का रेजिडेंशियल स्टेटस पता कर सकते हैं अदर देन इंडिविजुअल्स का? हिल डिटरमाइनिंग द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल इज रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड असेसिंग द स्टेटस ऑफ द एंटिटीज़ लाइक कंपनीज का क्या स्टेटस है, फर्म का क्या स्टेटस है, इसमें डिफरेंट क्राइटेरियाज है तो जिसके बारे में डिटेल में बताया गया है। पहले कंपनी का आप रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे पता कर सकते हो? अ कंपनी इज कंसीडर्ड अ रेजिडेंट कंपनी अगर वो कंपनी रजिस्टर इंडिया में हुई है, इनकॉर्पोरेटेड इन द कंट्री, कंट्री के अंदर अगर वो रजिस्टर्ड इनकॉर्पोरेटेड है तो वो कंपनी रेजिडेंट है। इट्स प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, जहाँ पे इफेक्टिव मैनेजमेंट, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट मतलब क्या है? जहाँ पे इसके मेन डिसीजंस लिए जाते हैं। अगर इसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट जहाँ पे कंपनी के मेन डिसीजंस लिए जाते हैं वो इंडिया में है तो वो कंपनी रेजिडेंट कंपनी है। ठीक है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट के यहाँ पे बताया गया है दिस रेफर्स टू द प्लेस वेयर की मैनेजमेंट और उनके कमर्शियल डिसीजन, जो भी नेसेसरी इंपॉर्टेंट डिसीजंस है जो वो कंडक्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो अगर वो डिसीजंस इंडिया के अंदर कंडक्ट किए जा रहे हैं तो वो कंपनी जो है रेजिडेंट है। एग्जांपल दी गई है, इफ़ अ कंपनी जो है रजिस्टर्ड हुई है इंडिया के अंदर और जो उसके डायरेक्टर्स हैं वो उसके जो इंपॉर्टेंट बिजनेस के डिसीजंस हैं वो भी इंडिया के अंदर ले रहे हैं तो उसको हम लोग एक रेजिडेंट कंपनी मानेंगे। नॉन रेजिडेंट कंपनी कौन सी होती है? अ कंपनी जो इंडिया की मतलब जो कंपनी है वो इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड है, उसका जो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट है जहाँ पे कंपनी के मेन डिसीजंस लिए जाते हैं वो कंट्री के बाहर है। सेकंड, पार्टनरशिप फर्म्स के लिए रेजिडेंट, वो फर्म रेजिडेंट है या नहीं है? इफ़ अ पार्टनरशिप फर्म इज कंसीडर अ रेजिडेंट फर्म, तो कैसे कंसीडर करेंगे? उसका जो कंट्रोल और मैनेजमेंट है उस फर्म का वो कंट्री के अंदर सिचुएटेड होना चाहिए पिछले कुछ सालों से। फॉर एग्जांपल, इफ़ द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म कंडक्ट देयर मीटिंग एंड मेक डिसीजंस इन इंडिया, सो हम लोग उसको एक रेजिडेंट फर्म मानेंगे क्योंकि वो मेन डिसीजंस इंडिया के अंदर ले रही है। नॉन रेजिडेंट फर्म अगर उसका जो कंट्रोल और मैनेजमेंट है वो आउटसाइड द कंट्री सिचुएटेड है, यानी कि मेन डिसीजंस जहाँ पे लिए जा रहे हैं वो फॉरेन कंट्री है तो इंडिया में मेन डिसीजंस नहीं ले रहे हैं तो वो नॉन रेजिडेंट फर्म है। नेशंस ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, इनका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है? एंड AOP एंड BOI इज कंसीडर्ड अ रेजिडेंट अगर उनका जो कंट्रोल और मैनेजमेंट है आर कैरी आउट इन द कंट्री। पॉइंट सेम ही लिखे हुए हैं, रेजिडेंट स्टेटस कैसे दिखोगे? ठीक है, एग्जाम्पल अगर मेंबर्स हैं AOP के मीट एंड मेक डिसीजन इन इंडिया तो कहीं ना कहीं वो क्वालिफाई है एज अ रेजिडेंट। और नॉन रेजिडेंट में क्या है? अगर वो कंट्रोल जो है आउटसाइड द कंट्री है तो वो। ठीक है, अब स्टेप्स क्या हैं? स्टेप्स टू कंप्यूट रेजिडेंट स्टेटस, कैसे आप रेजिडेंट स्टेटस पता कर सकते हो? नंबर 1, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द आइडेंटिटी, कि क्या आइडेंटिटी है, वो कंपनी है, फर्म है, AOP है, अनदर टाइप ऑफ आइडेंटिटी है, क्या है? कैसे आप फाइंड आउट करोगे रेजिडेंशियल स्टेटस को? पहले उसकी एंटिटी फाइंड आउट करो। सेकंड, उसका प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन फाइंड आउट करो कि कंपनी कहाँ पे रजिस्टर्ड है। फॉर कंपनी वेरीफाई वेयर द कंपनीज इज इनकॉर्पोरेटेड, उनके मेन डिसीजंस कहाँ लिए जा रहे हैं, कहाँ उनका कंट्रोल और मैनेजमेंट बेस करता है। नंबर 3, असेस प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहाँ पे है, जो मैंने पहले बताया कि कंपनीज का आइडेंटिफाई करो कि कहाँ उनके मैनेजमेंट के डिसीजंस लिए जा रहे हैं। 4th, फाइनल डिटर्मिनेशन, इफ़ द एंटिटी इज इनकॉर्पोरेटेड इन द कंट्री एंड उसकी जो पोएम है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट भी यही है तो वो इंडिया की रेजिडेंट है। बट अगर उसका इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड है और उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट भी आउटसाइड है तो इट इज़ अ नॉन रेजिडेंट। फॉर फर्म्स AOP चेक कि इनका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहाँ पे अक्कर करता है। ठीक है, तो एग्जांपल दी गई है, कंपनी A का सिनेरियो दिया गया है जो कि इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड है, डायरेक्टर्स जो मीटिंग है वो भी इंडिया के अंदर कर रहे हैं, वहीं पे सारे डिसीजंस ले रहे हैं। सो सिंस कंपनी A इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया और उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट भी इंडिया में है तो इसको रेजिडेंट मानेंगे। और पार्टनरशिप फर्म B, ये जो कंपनी है ये इंडिया में फॉर्म हुई है बट इसके जो डिसीजन मेकिंग्स हैं वो अब्रोड में हो रहे हैं।
कंपनी रजिस्टर्ड इंडिया में हुई है बट डिसीजंस अब्रॉड में ले रहे हैं, इफ़ द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल आर प्राइमरली एक्सरसाइज्ड आउटसाइड द इंडिया, तो फर्म बी को हम लोग नॉन रेजिडेंट मानेंगे, क्योंकि इसके जो मेन डिसीजंस हैं वो तो आउटसाइड द इंडिया लिए जा रहे हैं। ठीक है, अब AOP सी दी गई है कंपनी, यानी कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो है कलेक्टिवली डिसीजंस ले रहे हैं, हील मीटिंग इन इंडिया, सो डिसीजंस आर मेड इन इंडिया, तो वो रेजिडेंट है। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन की पूरी कंक्लूजन दी गई है जो आप रीड आउट कर सकते हैं, इजी है। अब बात करते हैं चैप्टर 4 की। चैप्टर 4 है एग्जम्प्टेड इनकम। इसके क्वेश्चन आए हैं, पहला क्वेश्चन है आपका पेपर में आया है एग्जाम यानी 10 एग्जम्प्टेड इनकम्स इन डिटेल 2023 में आया है, और इनकम अंडर सेक्शन 10 2020 और 2021 में आया है। इस चैप्टर के ऊपर मेरी एक ही वीडियो है और बहुत ज़्यादा वायरल है, तो आपको देखने ही पता चल जाएगा कि एग्जम्प्टेड इनकम की वो वीडियो है। विद इन एक वीडियो आपकी पूरी एग्जम्प्टेड इनकम क्लियर हो जाएगी, और उस एक वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, क्योंकि अच्छी खासी वीडियो बनी हुई है, थोड़ी सी लेंथी है क्योंकि चैप्टर कवर्ड है, अच्छे से एक्सप्लेन्ड है, बट आपका एक ही बार में कंसेप्ट क्लियर कर देगी। तो उस वीडियो को मैं दोबारा यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूँगी, प्लीज़ वो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लोग उस वीडियो को जाके ज़रूर देखें आफ्टर दिस वीडियो। चैप्टर 5 है हमारा सैलरी से रिलेटेड। इसका एक क्वेश्चन आया था 2022 में 15 मार्क्स का। डिस्कस द इनकम्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम। कौन सी इनकम्स को हम लोग टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं और ना ही उनके ऊपर इनकम टैक्स पे होता है। खुद बताएं कौन सी इनकम्स हो सकती है। सबसे पहला चैप्टर में हमने क्या बात की थी, सेकंड चैप्टर में एग्रीकल्चर इनकम, जो कि टैक्स पर्पस में इंक्लूड नहीं है। ऐसे ही और भी इनकम्स हैं जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। गिफ्ट्स हो गए अगर आपको मिल जाते हैं, ठीक है, तो ऐसी और भी बहुत सारी इनकम्स हैं, तो इनके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इन द वर्ल्ड ऑफ टैक्सेशन नॉट ऑल सोर्सेज ऑफ इनकम आर ट्रीटेड द सेम। सभी इनकम्स को सेम ट्रीट नहीं किया जाता है। कुछ टाइप की इनकम्स होती हैं जो टैक्स से एग्जम्प्ट होती हैं, जिनके ऊपर टैक्स अप्लाई नहीं होता है और वो टोटल इनकम में भी इंक्लूड नहीं की जाती हैं। सो इन एक्सेप्शंस को समझने के लिए एसेंशियल इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस ने इंश्योर किए हैं कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, ताकि जो भी टैक्स की प्लानिंग है उसको ऑप्टिमाइज किया जा सके। सो ये डिस्कशन जो हम अभी करेंगे इसमें बहुत सारी इनकम्स होंगी जो कि टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं होंगी, ना ही उनके ऊपर कोई टैक्स लगेगा। तो इनके बारे में बात करते हैं कि नॉन टैक्सेबल इनकम कौन सी है जिनके ऊपर टैक्स नहीं लगता। पहली इनकम है एग्रीकल्चर इनकम, जिसके ऊपर हमने फुल फ्लेज क्वेश्चन किया है कि ये एग्जाम क्या होती है, क्यों इसके ऊपर एग्जाम्पशंस है, क्यों इसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, तो मुझे ये समझाने की ज़रूरत नहीं है क्या लिखा हुआ है। सेकंड कौन सी इनकम है जो नॉन टैक्सेबल है, अगर आपको कोई गिफ्ट मिलता है, मनी प्रॉपर्टी रिसीव एज अ गिफ्ट इज़ जनरली नॉट कंसीडर्ड एज टैक्सेबल इनकम। तो इसको हम लोग टैक्सेबल इनकम कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने अर्न नहीं की है, आपको एक सिर्फ गिफ्ट मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे भी एग्जांपल के थ्रू इसको समझाया गया। थर्ड, अगर आपको सर्टेन अलाउंसेस या बेनिफिट्स मिलते हैं, स्पेसिफाई अलाउंसेस प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय, जैसे कि आपको ट्रैवल अलाउंस मिल गया, मेडिकल अलाउंस मिल गया, ये भी फुल्ली एग्जम्प्ट होते हैं। ठीक है, वाई इट्स एग्जम्प्ट, फुल्ली और पार्शियली एग्जम्प्ट होते हैं, यानी कि पार्शियली यानी कि उनका कुछ पार्ट एग्जम्प्ट होता है। अगर आप मेडिकल अलाउंस देखेंगे, अगर आपने चैप्टर किया है तो मेडिकल अलाउंस आई थिंक 15,000 तक एग्जम्प्ट होती है। तो आपको ऐसे ही अलाउंसेस मिलती है जो जिनका या तो कुछ पार्ट एग्जम्प्ट होगा, यानी कि कुछ पार्ट के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, या पूरी की पूरी वो एग्जम्प्ट होंगी। ठीक है, इसकी भी यहाँ देखिए एग्जांपल दी गई है। एग्जांपल में एक्चुअल में मेडिकल अलाउंस ही बताया गया। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर्टेन लिमिटेड जो कि 15,000 है, तो वहाँ तक उसकी एग्जम्पशन है मेडिकल अलाउंस की। ठीक है, फोर्थ, स्कॉलरशिप और अगर आपको कोई ग्रांट मिलती है तो ये भी नॉन टैक्सेबल है। अगर आपको कोई स्कूल से स्कॉलरशिप मिलती है, कोई ग्रांट मिलती है, फाइनेंशियली एजुकेशन पर्पस के लिए कुछ रिसीव होता है, दैट इज़ ऑल्सो नॉन टैक्सेबल। स्कॉलरशिप एंड ग्रांट्स आर प्रोवाइडेड टू सपोर्ट एजुकेशन। क्यों एग्जाम्प्ट है, ये एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए होते हैं। इनको इनकम अर्न थ्रू वर्क नहीं माना जाता कि काम करके आपने बिजनेस करके कुछ अर्न किया, ये ऐसी इनकम नहीं है, आपको स्कॉलरशिप मिली है। ठीक है, तो इसकी एक एग्जांपल दी गई, आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। अब सेकंड, किस टाइप्स की इनकम जो है वो स्पेसिफिक सोर्सेज की जो इनकम है जिनके ऊपर टैक्स नहीं लगता, अगर आपको कोई सर्टेन बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज़ के ऊपर इंटरेस्ट रिसीव होता है। इनकम अर्न फ्रॉम सर्टेन गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड सेविंग स्कीम्स में भी टैक्स एग्जम्प्ट, तो ये भी टैक्स एग्जम्प्ट है।
क्योंकि ये सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को इनकरेज करती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग्स करें, इन्वेस्टमेंट्स करें। इसी वजह से इनके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाता है। अगर आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट स्कीम में स्पेशली अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कम टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप लाइफ इंश्योरेंस में हैं, द अमाउंट रिसीव फ्रॉम अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अपॉन मेच्योरिटी और एज अ डेथ बेनिफिट इज़ यूजुअली नॉन टैक्सेबल। इसके ऊपर भी टैक्स नहीं लगता है। इसको हम लोग इस नज़रिए से देखते हैं कि एक बेनिफिट है पॉलिसी होल्डर का और देयर बेनिफिशरी का, तो ये अदर देन टैक्सेबल इनकम है, क्योंकि उन्होंने टाइम टू अकॉर्डिंग अपने इन्वेस्टमेंट्स की थी। तो आपने 50,000 जो भी यहाँ पे लिखा है, एग्जांपल दिए कि लाइफ इंश्योरेंस करवाई थी 50,000 समथिंग की, तो आफ्टर डेथ आप उसको रिसीव कर सकते हो पॉलिसी और बेनिफिशियरी के तौर पे, तो वो टैक्स एग्जम्प्ट है, ठीक है। थर्ड, कैपिटल गेन एग्जम्पशन। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद के रखी हुई लंबे समय के लिए, उसको बेचा या कुछ भी प्रॉफिट हुआ, ठीक है, लंबे समय के बाद, तो वो भी टैक्स एग्जम्प्ट है। प्रॉफिट मेड फ्रॉम सेलिंग एसेट, जो कि आपने एक लंबे समय तक होल्ड करके रखा था। ये नहीं कि आपने 2-2 महीने बाद प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, तो वो तो आपका बिजनेस हो गया, तो उसको आप एज अ बिजनेस कंसीडर करोगे और उसमें आपका टैक्सेबल माना जाएगा। बट अगर आपने कोई लंबे समय तक प्रॉपर्टी होल्ड करके रखी और उसको आप सेल कर रहे हो, दैट इज एग्जम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स एक्ट, मे बी एग्जम्प्ट, और टैक्स एक्ट और लोअर रेट पे उस पर टैक्स लगता है, क्योंकि ये इनकरेज करता है कि आपको लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए एसेट्स के ऊपर। तो यहाँ पे एक घर की एग्जांपल दी गई है कि आपने एक प्रॉपर्टी को सेल किया। सेल ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी, द सेल ऑफ पर्सनल आइटम जैसे कि हाउस होल्ड गुड्स, पर्सनल व्हीकल टिपिकली डज नॉट रिजल्ट इन टैक्सेबल इनकम, तो ये भी टैक्सेबल इनकम में नहीं आते हैं। ये जो ट्रांजैक्शन है इनको नॉन कमर्शियल और आपकी रेगुलर इनकम का पार्ट नहीं माना जाता है, तो ये भी टैक्सेबल नहीं है। जैसे आपने अपनी पुरानी कार बेच दी तो ये टैक्सेबल नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब इनकम नॉट कवर्ड बाय लॉ, जैसे फॉरेन इनकम अर्न्ड आउटसाइड अ कंट्री, ये भी टैक्सेबल नहीं है, बट इफ़ योर सम कंडीशंस आर मेट। मैनी कंट्रीज ऑफ्टन टैक्स ट्रीटीज टू अवॉइड डबल टैक्सेशन टू फॉरेन इनकम। बहुत सारी कंट्रीज़ ने कुछ टैक्स ट्रीटीज रखी हुई हैं ताकि डबल टैक्स ना अप्लाई हो आपकी इनकम्स के ऊपर। अगर आप अब्रॉड में काम करते हो, इफ़ यू वर्क अब्रॉड एंड अर्न अ सैलरी जो कि दैट इज़ नॉट टैक्सेबल इन योर होम कंट्री, क्योंकि कुछ टैक्स के रूल हैं जो वहाँ से आए हैं, सो दिस इनकम में नॉट बी सब्जेक्ट टू टैक्स। फॉरेन के डिविडेंड्स जो हैं वो भी एग्जम्प्ट हैं अगर वो स्पेसिफिक क्राइटेरिया को मीट करते हैं। सर्टेन पेंशन पेमेंट्स जो कि टैक्स एग्जम्प्ट होती हैं, पेंशन्स अगर रिसीव होती हैं। अंडरस्टैंडिंग डिडक्शंस एंड एग्जम्पशंस, डिडक्शंस जो हैं वो टोटल इनकम को कहीं ना कहीं आपकी कम कर देती हैं। अगर आपको उसकी नॉलेज है तो आप उसको ले सकते हो। जैसे आपको डिडक्शंस बहुत सारी मिलती हैं अंडर सेक्शन 80C 80D, बहुत सारी डिडक्शंस हैं। सो डिडक्शंस रिड्यूस द टोटल इनकम सब्जेक्ट टू टैक्स, अलाउ करती हैं असेसी को कि वो अपनी टैक्सेबल इनकम को कम करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप $50,000 अर्न कर रहे हो बट यू हैव $10,000 इन अलाउंस डिडक्शन, तो आपकी टैक्सेबल इनकम 40,000 रह जाएगी। बट इफ़ यू हैव अ नॉलेज कि आपके पास ये डिडक्शन की फैसिलिटी अवेलेबल है, तो ऑब्वियस है टैक्स की नॉलेज होनी चाहिए। एग्जम्पशंस आर स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ इनकम दैट आर नॉट टैक्स एग्जम्प्ट है। डिडक्शन और एग्जम्पशन में फ़र्क है। एग्जम्पशन यानी कि एग्जम्प्ट, टैक्स लगना ही नहीं है। डिडक्शन एक बार के लिए वो ऐड होगी, बट एट द एंड ऑफ द इनकम आपको उसको डिडक्ट करना पड़ेगा। डिडक्शन अंडर सेक्शन बता के माइनस करते हैं हम, तो जिन्होंने प्रैक्टिकल करे हैं उनको डेफिनेटली ये पॉइंट्स पता है कि एग्जम्पशन क्या है, डिडक्शन क्या है। नेक्स्ट क्या है, प्लानिंग फॉर टैक्स एफिशिएंसी। अब इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग नॉन टैक्सेबल इनकम, नो व्हाट टाइप ऑफ इनकम आर नॉन टैक्सेबल, हेल्प करती है इंडिविजुअल्स और उनकी बिजनेसेस की कि वो उनको फाइनेंशियली मोर इफेक्टिवली प्लान कर पाएँ। आइडेंटिफाई करना कि टैक्स एग्जम्प्ट का क्या सोर्स है, मैक्सिमाइज करना कि उनके जो होम की इनकम्स हैं उनको इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के बारे में इन्फॉर्म करना, इंश्योर करना कंप्लायंसेस के साथ जो भी रूल्स एंड रेगुलेटरी हैं, और उनका जो टैक्स की लायबिलिटी है उसको कम से कम करना, मिनिमाइज करना। ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, प्लान करना टैक्स एफिशिएंसी को, ठीक है। टैक्स एफिशिएंसी को कैसे प्लान कर सकते हो? टैक्स एफिशिएंसी तभी तो प्लान की जा सकती है जब आपको पता होगा कि कौन सी इनकम नॉन टैक्सेबल है। अगर आपको टैक्स एफिशिएंसी पता ही नहीं है और आप अपनी टोटल इनकम निकाल रहे हो, आपने सभी इनकम्स ऐड कर दी, आपको पता ही नहीं, अगर आपको कोई गिफ्ट रिसीव हुआ उसके ऊपर टैक्स लगना ही नहीं है, वो टैक्सेबल नहीं है, आपकी इनकम में नहीं ऐड होगी, और भी चीज़ें जो हमने ऊपर पॉइंट्स पढ़े, तो
प्लान आप तभी कर पाओगे जब आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि किस इनकम पे टैक्स लगना ही नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए विच टाइप ऑफ इनकम आर नॉट टैक्सेबल। तो कहीं ना कहीं आपको बिजनेस को प्लान करने में मदद करेगी। तो उसी के बारे में पॉइंट्स हैं। अब प्रैक्टिकल स्टेप्स बताए गए हैं कि कैसे, ठीक है, कि कौन सी इनकम्स नॉन टैक्सेबल है, कैसे आप उनके काम कर सकते हो। फर्स्टली आप रिकॉर्ड्स मेंटेन कर सकते हो, प्रॉपर रिकॉर्ड्स बना सकते हो कि क्या इनकम के सोर्स हैं, कहाँ से आ रही हैं, कौन सी टैक्स एग्जम्प्ट है। आपको पता चल जाएगा टैक्स फाइलिंग के टाइम कि कौन सी इनकम के ऊपर आपको टैक्स पे नहीं करना। आप टैक्स प्रोफेशनल से कंसल्ट कर सकते हो, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को प्लान कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन की कंक्लूजन दी गई है विच इज़ बेसिक, यू कैन रीड। अब बात करते हैं चैप्टर 6 की। तो इसके अंदर सिर्फ एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ग्रेच्युटी। ट्रीटमेंट ऑफ ग्रेच्युटी क्या है। 2019 में क्वेश्चन 5 मार्क्स में आया था। तो ग्रेच्युटी क्या है। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बेसिक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप सबके लिए। इस चैप्टर 6 को स्टार्ट करने से पहले आप सबके वेट को ख़त्म करते हैं। जैसे कि हमने बोला था स्टार्टिंग में, हम आपको बताएंगे कि इसके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं उनकी वीडियोस कब तक आएंगी। आप सबके साथ मैं ये बता दूं कि जो भी इसके पिछले सालों के पेपर हैं उनके जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं उनको मैंने सॉल्व कर लिया हुआ है, ठीक है। मेरी पूरी तैयारी हो चुकी है। बट क्योंकि मैंने वो क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन लिए हैं और उनके आंसर्स तो निकाले हैं, बट हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि उसका आंसर क्या है। और मैंने भी 2 साल हो गए हैं डेफिनेटली बीकॉम करी हुई है। तो कुछ ना कुछ टैक्स की प्रोविजंस चेंज होती रहती हैं, कुछ भी सेक्शंस चेंज होते रहते हैं, कुछ एग्जम्पशंस क्या लगनी है, डिडक्शन, तो वो चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है। तो हम लोग जस्ट वेट कर रहे हैं कि कब फाइनल टच आए और हम उन आंसर्स को मैच करें, तभी आपके पास एक रेलिवेंट वीडियो लेके आएँ ताकि आपको थोड़ा सा ये हो कि आप आंसर सही कर रहे हो, ठीक है। अगर मैंने अपने सॉल्व किए दे दिए और अगर कुछ टैक्स एग्जम्पशंस में चेंजेस हुए, क्योंकि मेरे पास बुक्स नहीं है डेफिनेटली, क्वेश्चन पेपर्स हैं जिनमें से मैं आपको करवाती हूँ सारा काम। तो क्वेश्चन पेपर्स के हेल्प से आपको आंसर्स तो नहीं डेफिनेटली बता सकती ना मैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा वेट करें। एमएसटी जो है आपके भी ये थ्योरी के बेस पे इजीली निकल जाएंगे अगर आप थ्योरी करते हैं, और प्रैक्टिकल्स में भी आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपने थ्योरी कर रखी होगी, ठीक है। तो थ्योरी को अच्छे से करें। आपको जैसे ही फाइनल टच आएगा मेरी तरफ से वीडियोस अपलोड करनी शुरू कर दी जाएंगी प्रैक्टिकल्स पे। तो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखें, क्योंकि आपको पता है फाइनल टच इतनी जल्दी तो नहीं आता है। अगर आपके पेपर दिसंबर में है तो उससे 15-20 दिन पहले आता है वो, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखें, जैसे ही वो आएगा आपके लिए वीडियोस फटाफट आनी स्टार्ट हो जाएंगी। अभी बात करते हैं बैक टू द क्वेश्चन की चैप्टर 6 का क्वेश्चन क्या है, ग्रेच्युटी क्या है। अंडरस्टैंड द ट्रीटमेंट ऑफ ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी एक फॉर्म है जो आपको एज अ फाइनेंशियल बेनिफिट मिलता है आपके एम्प्लॉयर से, ठीक है। आपको एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन दिया जाता है। जो भी आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो कंपनी को, उसके बदले में आपको एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन ग्रेच्युटी रिसीव होती है। ये जो पेमेंट है यूजुअली कब मिलती है, जब एम्प्लॉय रिटायर होता है, रिज़ाइन करता है, पास अवे हो जाता है। इन दिस एक्सप्लेनेशन हम डिस्कस करेंगे कि ग्रेच्युटी क्या है, कैसे उसको कैलकुलेट करें, कैसे उसकी टैक्स ट्रीटमेंट होगी, ठीक है। ग्रेच्युटी क्या है। ग्रेच्युटी एक लमसम पेमेंट है जो आपका एम्प्लॉयर आपको पे करता है आफ्टर अ कंप्लीटेड सर्टेन पीरियड ऑफ कंटिन्यूस सर्विसेज। जब आप कंटिन्यू, जैसे कि आपने 5 सालों के लिए काम किया, उसको कंप्लीट करने के बाद आपको वो एम्प्लॉयर की तरफ से दी जाती है। इसको एज अ सर्व किया जाता है कि आपको एम्प्लॉयर की तरफ से रिवॉर्ड मिल रहा है एज अ लॉयलिटी, कि आपने अपने कंपनी की तरफ इतना डेडिकेट होके काम किया। अब इसके की फीचर्स क्या है, कैसे आप ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल हो जाओगे। टू क्वालिफाई फॉर ग्रेच्युटी एम्प्लॉयर मस्ट हैव वर्क फॉर एम्प्लॉयर फॉर अ मिनिमम पीरियड। जो भी उनकी कंपनी के अकॉर्डिंग मिनिमम पीरियड होगा, यूजुअली जैसे कि 5 ईयर्स, तो वो काम आपको किया होना चाहिए। ये अप्लाई कर ये जो ग्रेच्युटी की एलिजिबिलिटी है ये अप्लाई होती है बोथ परमानेंट एम्प्लॉयज़ और जो एक मतलब काम कर रहे हैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, ठीक है। सेकंड, पेमेंट ट्रिगर। ग्रेच्युटी इज पे व्हेन एन एम्प्लॉय लीव द ऑर्गेनाइजेशन। जब एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाता है, चाहे वो रिटायरमेंट हो रहा है, रिज़ाइन हो रहा है, डेथ हो रही है, तब पेमेंट इसकी की जाती है। एम्प्लॉयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ग्रेच्युटी पेमेंट्स आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर एंड आर मैंडेट बाय द लॉ। कानूनी तौर से भी रूल्स एंड रेगुलेशंस में इसको ऐड किया गया है। अब आप ग्रेच्युटी को कैलकुलेट कैसे करोगे। द अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी पेबल टू एन एम्प्लॉय इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन स्पेसिफिक फॉर्मूला, जो कि जनरली कंसीडर किया जाता है कि एम्प्लॉय की लास्ट ऑन सैलरी है, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ ईयर्स उसने सर्विसेज की, तो यहाँ पे लास्ट ऑन सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स इंटू 15
डिवाइडेड बाई 26 करके, तो ये जो फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग ग्रेचुटी को कैलकुलेट करते हैं। लास्ट ड्रॉन सैलरी यानी कि दिस रेफर्स टू द बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस, अगर ये एप्लीकेबल है। नंबर ऑफ ईयर्स की उसने कितने नंबर ऑफ ईयर्स टोटली काम किया, 15 ये प्रेजेंट करता है कि नंबर ऑफ डेज सैलरी, जितने भी दिनों के मतलब सैलरी उसको दी जाती है, नंबर ऑफ डेज सैलरी फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस, और 26 रिप्रेजेंट करते हैं कि कितने वर्किंग डेज थे। ठीक है, तो एग्जांपल दी गई है ग्रेचुटी कैलकुलेशन की, ड्रॉन सैलरी है 3000 पर मंथ और उसने वर्क किया है 10 ईयर्स के लिए। तो ग्रेचुटी का यहाँ पे फॉर्मूले में उसको अप्लाई कर देंगे, 3000 इंटू 10 ईयर्स के लिए उसने काम किया इंटू 15 डिवाइडेड बाई 26, सॉल्व करके $17,307.69 उसकी ग्रेचुटी की वैल्यू आ गई। अब टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगी, क्या ये टैक्सेबल है? ग्रेचुटी हैज़ स्पेसिफिक टैक्स इम्प्लीकेशन जिसके बारे में एम्प्लॉयज़ को पता होना ज़रूरी है। द टैक्स ट्रीटमेंट जो है ग्रेचुटी की, ये वेरी करेगी बेस्ड ऑफ नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, की किस टाइप की एम्प्लॉयमेंट थी और कितना अमाउंट आपको रिसीव हुआ। वैसे जो ग्रेचुटी के ऊपर टैक्स होता है वो एम्प्लॉयर पे करता है, यानी कि जो आपको ग्रेचुटी दे रहा है वो पे करेगा। तो टैक्स एग्जम्पशन की लिमिट क्या है? मैनी कंट्रीज़ में जो ग्रेचुटी रिसीव होती है एम्प्लॉयज़ इज़ पार्शली और फुल्ली, या तो उसका कुछ पार्ट या तो वो पूरी की पूरी एग्जम्प्ट होती है एक सर्टेन लिमिट तक। तो एग्जम्पशंस क्या है? अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो जो ग्रेचुटी रिसीव हो रही है आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, वो तो फुल्ली एग्जम्प्ट है, कोई टैक्स नहीं पे करना। अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो वहाँ के एम्प्लॉयर्स आपको ग्रेचुटी पे कर रहे हैं। ग्रेचुटी रिसीव बाय एम्प्लॉयज़ इन द प्राइवेट सेक्टर ये भी एग्जम्प्ट है, बट इसकी एक स्पेसिफाइड लिमिट है। ठीक है, ये कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग लिमिट वेरी करती है। कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल ग्रेचुटी, अब आप कैसे कैलकुलेट करोगे? इफ़ एम्प्लॉयज़ रिसीव जो ग्रेचुटी है उसको अबव जो एग्जम्पशन की लिमिट है उससे ऊपर रिसीव होती है, एक्सेस रिसीव होती है, तो जो एक्सेस अमाउंट है वो टैक्सेबल होगा। टोटल ग्रेचुटी जो आपको रिसीव हुई है, अगर यहाँ पे कोई एग्जांपल दी है, इफ़ राज इन अवर अर्लियर एग्जांपल रिसीव अ ग्रेचुटी $30,000 और जो एग्जम्पशन की लिमिट है वो सिर्फ $20,000 है, तो 10,000 के ऊपर टैक्स अप्लाई होगा। एग्जाम्प्ट कितनी है? सिर्फ 20,000, तो 10,000 पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसकी रिटर्न्स वगैरह फाइलिंग करनी पड़ेगी आपको। सिंपल पॉइंट्स हैं, आप रीड करेंगे, कंक्लूजन देगी आफ्टर दैट क्वेश्चन की, और यहीं पे हमारा यूनिट 1 ख़त्म हो जाता है। यूनिट 1 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी इसके लास्ट ईयर एग्ज़ाम्स में आ रखे हैं 2023, 4 मतलब 2022, 1, 2020, 2019 सब मैंने इस वीडियो में आपके साथ कवर किए। बट आप सबके साथ जैसे मैंने वीडियो में साथ साथ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस भी शेयर की हैं, एंड इनकम टैक्स लॉ के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की वीडियोस कब तक आ जाएंगी, आई होप आपको क्लियर है कि जो भी मैंने वीडियोस में अपडेट दी हैं वीडियो के दौरान आपको क्लियर होगा कि कब तक वीडियोस आएंगी। प्रैक्टिकल की वीडियोस क्योंकि बहुत ज़रूरी हैं, आई नो, स्पेसिफाई सैलरी चैप्टर क्योंकि हम सबको पता है कि वो पेपर में आता ही आता है, तो ऐसे ही कुछ चैप्टर्स पे ही वीडियोस लाऊंगी प्रैक्टिकल की, बट जो पेपर में आते हैं मतलब पिछले 4 सालों में जो 2 सालों के में पेपर हमें आए हैं ना चैप्टर, वो तो मैंने लेके ही आने हैं। तो प्लीज़ स्टे ट्यून, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि अगर मुझे रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलता है तो फिर वो सब्जेक्ट के ऊपर सेकेंड वीडियो डेफिनेटली नहीं आती है। ठीक है, एंड लास्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, यूनिट 1 एज़ यूजुअल पब्लिक रहेगा, यूनिट 2 आपको पता है मैं प्राइवेट कर देती हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही लास्ट टाइम में भी इन्फॉर्मेशन दी थी कि चैनल्स पे वीडियोस मेंबर्स के लिए रहने वाली हैं, बट जिसको भी ये अनबेनिफिशियरी लगता है प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है बैड कमेंट्स ना करें। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो मेरी तरफ से कोई फोर्सेबिलिटी नहीं है कि आपको वो ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे चल सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है। सो दैट्स ऑल अबाउट टूडेज़ वीडियो, आई होप यू लाइक इट, एंड अगर आपको ऐसा ही और कंटेंट देखना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे हम लोग आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।